सोचिए, अगर दिमाग में एक ऐसा स्विच हो जो जो सोते समय भी काम करता रहे। बिल्कुल बिना रुके। हाँ, और लगातार, मतलब असल जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा हो। आज हम एक ऐसी ही पुरानी लेकिन बहुत हैरत अंगेज थ्योरी के गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं। और ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। एकदम। हमारे पास जो स्रोतों का विशाल ढेर है, जिसमें किताब के समरीज, साइंटिफिक आख्याएं, आलोचनाएं और यहाँ तक कि ऑडियो बुक के ढेरों रिव्यूज शामिल हैं, उन सबको मिलाकर हम जोसेफ मर्फी की 1963 की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। जी, और हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन काम कैसे करता है। सही कहा। इसके नियम क्या हैं और इस किताब के हर चैप्टर में जो बातें बताई गई हैं वो आज के समय में कैसे लागू होती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं, हाँ जबकि कुछ लोग बस जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम पैटर्न है। कहा जाता है कि इसका राज दिमाग के उसी हिस्से में छिपा है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। और जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग के जो फिल्टरिंग प्रोसेस है उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। मतलब आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में। बिल्कुल, आज जहाँ हर तरफ से सूचनाओं की बारिश हो रही है, दिमाग की इस प्रक्रिया को समझना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये समझ आ जाए कि दिमाग कैसे जानकारी को फिल्टर करता है तो इस ओवरलोड से बचना आसान हो जाता है। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि दिमाग का ये ढांचा काम कैसे करता है। जी, मर्फी का मुख्य तर्क ये है कि वैसे तो इंसान का दिमाग एक ही है, लेकिन इसके काम करने के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्से हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, एक है चेतन मन या कॉन्शियस माइंड, जो तर्क लगाता है, सोच विचार करता है और थक कर सो भी जाता है। सही बात है। और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो कभी नहीं सोता और बिना किसी लॉजिक के हर बात को सच मान लेता है। अगर इसे एक नई एनालॉजी से समझें तो चेतन मन एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह है जो किसी एक्सक्लूसिव क्लब के दरवाजे पर खड़ा है। वाह, ये बाउंसर वाला उदाहरण काफी सटीक है ना? वो हर विचार की आईडी चेक करता है, उसे परखता है, लेकिन अवचेतन मन उस क्लब के अंदर चल रही एक शानदार वीआईपी पार्टी है। अगर कोई विचार उस बाउंसर को चकमा देकर अंदर पार्टी में घुस गया तो बस वो विचार पूरी पार्टी का माहौल ही अपने हिसाब से बदल देता है। एकदम सही। और किताब में मर्फी ने इसे एक बागीचे यानी गार्डन की एनालॉजी से भी समझाया है। अच्छा, बागीचे वाली एनालॉजी। हाँ, जा चेतन मन एक माली या गार्डनर है और अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है। अब मिट्टी कभी ये भेदभाव नहीं करती कि उसमें गुलाब का बीज बोया जा रहा है या किसी जहरीले पौधे का। मिट्टी तो बस पोषण देती है। बिल्कुल, उसका काम सिर्फ बीज को बड़ा करना है। अवचेतन मन भी ठीक ऐसा ही है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये लॉ ऑफ बिलीफ यानी विश्वास के नियम पर काम करता है। मतलब उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं पता। कोई फर्क नहीं पता। जो विचार बार बार सोचा जाता है वो उसे एक सच मान लेता है और फिर उसे हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करता है। इसी बात पे स्त्रोतों में एक स्टेज आर्टिस्ट की कहानी का जिक्र आता है। हाँ, वो गला बैठने वाली कहानी। हाँ, वही। एक मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था जिसे परफॉर्मेंस से ठीक पहले इतना भयंकर डर लगा कि उसका गला ही बैठ गया। बाप रे। वो कांपने लगा, लेकिन स्टेज पर जाने से ठीक पहले उसने अपने अंदर के डर को, जिसे वो अपना लिटिल मी कहता था, उसे डांट कर कहा कि चुप हो जाओ, मेरी असली ताकत यानी बिग मी अब बाहर आना चाहती है। और फिर? और उसने अवचेतन मन को पूरे अधिकार के साथ आदेश दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है। पूछिए। सुनने में तो ये किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है। मतलब क्या सिर्फ खुद को डांटने से स्टेज फियर खत्म हो सकता है? ये सिर्फ खुद को डांटना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, जब चेतन मन यानी आपका वो बाउंसर डर या चिंता से घिर जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में जब वो आर्टिस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को आदेश देता है तो वो असल में एक झटके में उस बाउंसर को हटाकर सीधे सबकॉन्शियस तक नया निर्देश पहुंचा रहा होता है। ओहो, इससे मनोविज्ञान में कुछ कहते हैं ना? हाँ, इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। अवचेतन मन एक इंजन की तरह है, लेकिन स्टीयरिंग चेतन मन के हाथ में है। ये बाउंसर और वीआईपी पार्टी वाली बात तो समझ आ गई।
लेकिन क्या होता है जब जब इमोशंस इतने हावी हो जाएं कि बाउंसर पूरी तरह अंधा हो जाए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोतों में एक बहुत ही डराने वाली कहानी भी दी गई है। एक पिता था जिसकी बेटी को आर्थराइटिस की गंभीर बीमारी थी। ये किस्सा काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सच में, उस पिता ने बहुत गहरे दुख में बहकर बार बार कहा, अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ तक दे दूंगा। उफ। और फिर एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उस पिता का दाहिना हाथ सच में कट गया, और चौंकाने वाली बात यह रही कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब यहाँ तो लॉजिक काम नहीं कर रहा। मेरा मतलब है, क्या इंसान का दिमाग वाकई इतना लिटरल होता है? क्या उसे मुहावरे या मजाक बिल्कुल समझ नहीं आते? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और इसका जवाब है हाँ। अवचेतन मन में हास्य, व्यंग्य या मुहावरों को समझने की कोई क्षमता नहीं होती। वाह, मतलब वो सब बातों को सीरियसली लेता है? बिल्कुल, वो रूपक या मेटाफर्स नहीं समझता। जब वो पिता दुख में था तो उसके इमोशंस ने बाउंसर को बेबस कर दिया। अत्यधिक भावनाएं एक वीआईपी पास की तरह काम करती हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। एकदम। गुस्से में कही गई बात भी अगर सबकॉन्शियस में बैठ जाए तो बड़ा नुकसान कर सकती है। तो अगर वो बाउंसर इतना ही सख्त है, तो क्या बिना किसी एक्सट्रीम इमोशन के उस तक पहुंचने का कोई तरीका है? क्या इस सिस्टम को रीप्रोग्राम करने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और यहीं पर स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प टेक्निक्स बताई गई हैं। सबसे मशहूर है बॉडविन तकनीक। बॉडविन तकनीक, ये कैसे काम करती है? ये दिमाग की तरंगों पर आधारित है। जब इंसान नींद आने से ठीक पहले की स्थिति में होता है, तब उसका दिमाग रिलैक्स होने लगता है, तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। उस वक्त किसी भी छोटे और पॉजिटिव वाक्य को बार बार दोहराने से बात सीधे अवचेतन मन में उतर जाती है। यानी वो बाउंसर उस वक्त सुस्त पड़ रहा होता है। बिल्कुल, वो ऊँग रहा होता है। दूसरी टेक्निक है मेंटल मूवी मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी सफलता की एक बहुत ही स्पष्ट और सजीव फिल्म अपने दिमाग में चलाता है। क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा दृश्यों को प्रोसेस करता है, वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। क्या बात है। और तीसरी तकनीक जो स्रोतों में उभर के आती है, वो है स्लीप तकनीक। सोने से ठीक पहले दिमाग को कोई काम सौंप देना। हाँ, इसके ऐतिहासिक उदाहरण बहुत कमाल के हैं। मैंने पढ़ा था, मशहूर लेखक R.L. स्टीवेंसन जब कहानी में फंस जाते थे तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को आदेश देते थे, और नींद में उनका दिमाग पूरी कहानियां गढ़ देता था। और फ्रेडरिक वॉन स्टैडनिट्ज का किस्सा भी तो है। हाँ, वो केमिस्ट। हाँ, उन्हें बेंजीन के स्ट्रक्चर का हल नहीं मिल रहा था। थक कर उन्होंने काम सबकॉन्शियस पर छोड़ दिया और सो गए। नींद में उन्होंने एक सांप को अपनी ही पूंछ काटते देखा, और वहीं से उन्हें वो रिंग स्ट्रक्चर का समाधान मिल गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब चेतन मन शांत होता है, तब अवचेतन मन बैकग्राउंड में कड़ियों को जोड़ता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रेरणादायक लगता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जी। जब हम बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं तो स्रोतों में कुछ ऐसे दावे हैं जो विज्ञान से टकराते हैं। मर्फी ने अपने खुद के स्किन कैंसर यानी सार्कोमा के ठीक होने का दावा किया है। हाँ, और एक पादरी का भी जिक्र है जिनका लंग कैंसर सिर्फ अफर्मेशंस ठीक हो गया। ये सुनकर ऐसे लगता है जैसे किसी चमत्कार की बात हो रही है। क्या महज सोचने भर से ट्यूमर गायब हो सकते हैं? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हम इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें, बिना किसी पक्ष को चुने, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स इन दावों को सूडो साइंस या फेथ हीलिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब वो इसे विज्ञान नहीं मानते? नहीं, उनका मानना है कि पॉजिटिव सोच से स्ट्रेस कम होता है, जो अच्छी बात है, लेकिन यह कैंसर जैसी बीमारी का एकमात्र इलाज नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी आलोचना जो उभर कर आती है, वो है इन दावों का नॉन फॉल्सिफाइबल होना। बिल्कुल। मतलब विज्ञान का नियम है कि अगर किसी चीज को गलत साबित करने का कोई तरीका ही ना हो, तो उसे विज्ञान नहीं माना जाता। यही विज्ञान की सबसे बड़ी आपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति ठीक हो गया तो कहते हैं सबकॉन्शियस ने काम किया। लेकिन अगर कोई इंसान ठीक नहीं हुआ तो? तब ये किताब और ये थ्योरी कहती है कि जरूर उस इंसान के अंदर कोई शक या संदेह छिपा था। अरे बाप रे, मतलब असफलता का सारा दोष उस बीमार व्यक्ति पर। हाँ, और मनोविज्ञान के नजरिए से ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बीमार व्यक्ति खुद को ही अपराधी महसूस करने लगता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसके अलावा स्रोतों में ये भी बताया गया है कि किताब में बहुत सारे बाइबल के रेफरेंस हैं। जी। कुछ लोगों को इससे शांति मिलती है, लेकिन आलोचक इसे मनोविज्ञान के रूप में छिपा हुआ एक धार्मिक प्रचार मानते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बस जानकारी को सामने रखना है। एकदम। चलिए अब दौलत, सफलता और रिश्तों पर आते हैं।
किताब के चैप्टर्स 8 से 12 तक इसी पर बात की गई है। हाँ, वेल्थ कॉन्शियसनेस यानी दौलत की सोच। अगर कोई हमेशा कहता है मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका सबकॉन्शियस गरीबी पैदा करता है। इसके पीछे कॉग्निटिव बायस काम करता है। दिमाग उन चीजों को फिल्टर कर देता है जो आपके विश्वास से मेल नहीं खाती। मतलब अगर पैसे कमाने का मौका सामने हो तब भी वो उसे देख नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं देख पाएगा। और रिश्तों पर भी यही नियम लागू होता है। गोल्डन रूल, जो व्यवहार दूसरों से चाहिए वही दूसरों के साथ करो। एक औरत का किस्सा यहाँ बहुत दिलचस्प है। वो आइडियल पार्टनर वाला। हाँ, उसने किसी खास व्यक्ति का चेहरा नहीं सोचा, बल्कि उन गुणों की कल्पना की जो उसे चाहिए थे, और कुछ ही समय बाद उसे वैसा ही इंसान मिल गया। ये भी उसी फिल्टरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। दिमाग को पता होता है कि क्या खोजना है। और रिश्तों को बचाने के लिए माफी पर भी बहुत जोर दिया गया है। उसका एसिड टेस्ट बताया गया है। हाँ, माफी का असली टेस्ट ये है कि जब आप उस इंसान को याद करें जिसने आपको दुख दिया था, तो आपके अंदर दुख या गुस्से का एहसास न हो। अगर भावनाएं शांत हैं, तभी आपने असल में माफ किया है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। अच्छा, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। डर, आदतें और आज के दौर में ऑडियो बुक्स का असर। डर को लेकर किताब कहती है कि डर दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल वो जो हमें बचाता है, जैसे तेज गाड़ी देखकर हट जाना। बिल्कुल। और एबनॉर्मल वो जो सिर्फ दिमाग का भ्रम है। और बुरी आदतों को छोड़ने के 3 जादुई कदम बताए गए हैं। पहला, दिमाग शांत करना। दूसरा, एक पॉजिटिव फ्रेज रिपीट करना। और तीसरा, किसी अपने को बधाई देते हुए विजुअलाइज करना। बिल्कुल सही। यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आज मार्केट में इस किताब के कई ऑडियो बुक वर्जन हैं, कुछ 40 मिनट के, कुछ 12 घंटे के। तावाज़े हैं, वो सब कॉन्शियस को रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन है। इंसान आसानी से उस बॉर्डविन स्टेक में चला जाता है। लेकिन जो फास्ट पेस्ड वर्जन है, जैसे जेसन मैकॉय का वर्जन, उन्हें बहुत खराब रिव्यूज मिले हैं, क्योंकि बिना पॉज के तेज गति वाले ऑडियो बुक्स दिमाग को बात एब्जॉर्ब करने का वक्त ही नहीं देते। मतलब दिमाग को बात हजम करने का समय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बिना चिंतन के विचार गहराई तक नहीं जा सकते। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए तो बात यह है कि हमारी आदतन सोच ही हमारी असलियत डिजाइन करती है। सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने अंदर चलने वाली उस आवाज को कंट्रोल करना सीखें। सही बात है। और इसे खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, जो स्रोतों में एक भविष्यवाणी की तरह है। अच्छा, वो क्या है? आज ऑडियो बुक्स का फॉर्मेट इतना असरदार है, तो सोचिए आने वाले कल में क्या होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोचिए अगर ऐसी वियरेबल टेक्नोलॉजी बन जाए जो सोते वक्त आपके रेम साइकिल्स ट्रैक करे और ठीक उसी समय मर्फी के एफर्मेशंस आपके कानों में प्ले करे। बाप रे, क्या हम सीधे अपने सबकॉन्शियस को तकनीक के जरिए हैक कर पाएंगे? यही तो सवाल है। ये बहुत ही रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। बिना बाउंसर्स की चिंता किए सीधे वीआईपी पार्टी में एंट्री, ये वाकई ऐसा गहरा और उत्तेजक विचार है जिस पर आगे बहुत चिंतन किया जा सकता है। क्या तकनीक हमारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से को कंट्रोल कर लेगी? इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। नए विचारों को एक्सप्लोर करते रहिए।